हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस विद अवनी। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में वुड का घोषणा पत्र और हंटर आयोग के बारे में पढ़ा था, और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के वीडियो में हम लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए सुधार किए, क्या उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए किया, क्या क्या नीतियाँ लागू की। ऐसे ही हम जानेंगे कि लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या योगदान किया शिक्षा में, और लास्ट में प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश भारत के 1899 से लेकर 1905 तक वाइस रॉय रहे हैं, और इन्होंने काफ़ी सारे एरियाज़ में काम किया है, अपना योगदान दिया है। तो हम जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या नीतियां लागू की और उनके क्या क्या परिणाम रहे। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश भारत के एक महत्वपूर्ण वाइसरॉय रहे, जिनका कार्यकाल में प्रशासनिक, सैन्य, राजनीतिक घटनाओं में भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। इनके कार्यकाल के विस्तृत योगदान को समझने के लिए उनके द्वारा की गई नीतियों और उनके परिणामों पर नज़र डालना ज़रूरी है। तो देखो, इन्होंने प्रशासनिक सुधार भी किए हैं, पुलिस व्यवस्था की है, पुरातत्व विभाग की स्थापना की है, जिससे वो ऐतिहासिक स्थलों को, स्मारकों को, उनकी रक्षा कर पाएँ। उन्होंने बंगाल विभाजन किया 1905 में, जिसका जो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इससे भारतीय बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और इसी वजह से 1911 में इस विभाजन को उन्हें रद्द करना पड़ा था। लेकिन हमें लॉर्ड कर्जन के शिक्षा में योगदान के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वो हमारा सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम लॉर्ड कर्जन का शिक्षा का योगदान पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा में सुधार। क्या क्या सुधार किए गए प्राथमिक शिक्षा में कर्जन के द्वारा। हालांकि कर्जन का जो मेन फोकस था वो उच्च शिक्षा पर था, इसलिए काफ़ी हद तक इनके प्रयास सफल नहीं हो पाए थे। तो देखते हैं प्राथमिक शिक्षा का प्रसार। कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर ध्यान दिया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षित भारतीय समाज को विकसित करने के लिए बुनियादी शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। तो उन्हें लगा कि अगर बुनियादी शिक्षा का प्रसार ना किया गया तो इससे क्या होगा, इससे भारतीय समाज विकसित नहीं हो पाएगा। हालांकि प्राथमिक शिक्षा के प्रयास बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनका ध्यान उच्च शिक्षा पर था। इसके बाद है प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। तो वित्तीय सहायता की गई। कर्जन ने राज्य द्वारा संचालित स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता के लिए व्यवस्था की। इससे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिली। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण। तो यहाँ पे शिक्षकों के ट्रेनिंग की बात की गई है, उनके प्रशिक्षण की बात की गई है, जिससे शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता को कर्जन ने पहचाना। उन्होंने प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया, ताकि शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। नेक्स्ट, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास। तो कर्जन का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों के लिए उपयोगी हो। तो उन्होंने शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी बनाने पर काम किया। कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया। उन्होंने पाठ्यक्रम और अधिक व्यवहारिक और उपयोगी बनाने के प्रयास किए, ताकि छात्रों को उपयोगी कौशल सिखाया जा सके। तो यहाँ पर उपयोगी कौशल सिखाने की बात की गई है। इसके बाद है महिलाओं की शिक्षा। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए भी कुछ पहल की गई थी। कर्जन के कार्यकाल में महिलाओं की शिक्षा पर भी थोड़ी पहल हुई। उन्होंने महिला शिक्षा के विस्तार के लिए कुछ योजनाएं बनाई, हालांकि इसमें कोई बड़े पैमाने पर सुधार नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं उच्च शिक्षा पर ध्यान। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। विश्वविद्यालयों की संख्या को बढ़ाने की बात की गई है, और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है, जिससे भारतीयों को अपने प्रति वफादार बना सके और उनसे प्रशासनिक कार्यों में मदद ले सके। कर्जन की नीति मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर केंद्रित थी। उनका मानना था कि उच्च शिक्षा के जरिए एक ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया जा सकता है जो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार हो और प्रशासनिक कार्यों को अच्छी तरह निभा सके। इस नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को अधिक संगठित किया गया और उनकी संख्या में वृद्धि हुई। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, ताकि भारतीय युवा प्रशासन और उद्योगों में उपयोगी साबित हो सके। इसके बाद है शिक्षा में राज्य का हस्तक्षेप। तो यहाँ पर
में विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया गया। इससे क्या होगा, इससे ब्रिटिश का प्रभाव और भी ज़्यादा मजबूत बनेगा। कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की भूमिका को बढ़ावा दिया। उन्होंने इसे ब्रिटिश शासन की स्थिरता और सुरक्षा के लिए आवश्यक माना। इसके तहत शिक्षण संस्थानों में सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया, जिससे शिक्षा प्रणाली पर ब्रिटिश प्रभाव और भी मजबूत हो गया। इसके बाद है ब्रिटिश शिक्षा संस्थानों में नैतिकता और अनुशासन। कर्जन ने नैतिकता और अनुशासन को शिक्षा का हिस्सा बनाने की बात की है, जिससे छात्रों में अनुशासनहीनता को रोका जा सके और ब्रिटिश शासन के प्रति सम्मान और निष्ठा को बढ़ावा दिया जा सके। हम बात करेंगे कर्जन की शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। सबसे पहला है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901। तो कर्जन ने एक शिक्षा सम्मेलन करवाया, कहाँ पर, शिमला में, इसीलिए इसका नाम रखा गया शिमला शिक्षा सम्मेलन। तो इसमें कर्जन ने क्या किया, उन्होंने काफ़ी सारे पहलुओं पर चर्चा की, काफ़ी सारे प्रस्ताव पारित किए शिक्षा के लिए। तो देखते हैं, सितंबर 1901 में कर्जन ने शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे शिमला शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और कई प्रस्ताव पारित किए, जो बाद में कर्जन की शिक्षा नीति का आधार बने। अब नेक्स्ट है 1902 में आया भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। 1902 में कर्जन ने सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग का मुख्य कार्य भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा के संबंध में सुझाव देना था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की, जिनके आधार पर कर्जन ने शिक्षा सुधार लागू किए। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए सुझाव दिए गए हैं और इन सुझावों को लागू किया गया है। इसके बाद है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जो कि 1904 में आया। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को कम किया गया और उच्च शिक्षा और अनुशासन पर विशेष ध्यान देने की बात की। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को सीमित किया गया। इसके अलावा विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा और अनुशासन पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद है कृषि शिक्षा का विकास। कृषि शिक्षा का भी विकास हुआ। इसके लिए कर्जन ने कृषि विभागों की स्थापना की और सारी जो शिक्षा संबंधी कार्य थे वो इस विभाग को सौंप दिए। अब हम बात करेंगे शिक्षा नीति की क्या आलोचना हुई। कर्जन की शिक्षा नीति की क्या आलोचना हुई। मेजरली यहाँ पर राष्ट्रवादी और प्रगतिशील वर्गों ने इसकी आलोचना की थी। क्या आलोचना क्यों की थी? क्योंकि यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा था शिक्षा में। दूसरा, भारतीयों की भागीदारी बहुत कम थी और यहाँ पर उच्च शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया गया था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर नहीं किया गया। तो देखते हैं, कर्जन की शिक्षा नीति की तीव्र आलोचना हुई, विशेष रूप से भारतीय समाज के राष्ट्रवादी और प्रगतिशील वर्गों द्वारा। इसके मुख्य कारण थे शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप, भारतीय विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को कम करने और उन्हें सरकारी नियंत्रण में लाने के प्रयासों की आलोचना की गई। इसके बाद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की अनदेखी। यहाँ पर उच्च शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया गया। कर्जन ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उनकी नीति उच्च शिक्षा पर केंद्रित रही, जिससे भारतीय समाज के बड़े हिस्से को शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाया। इसके बाद है भारतीयों की भागीदारी की कमी। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय में जो प्रशासनिक और शैक्षिक पद हुआ करते थे, वहाँ पर मोस्टली जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं की नियुक्ति हुआ करती थी। भारतीयों की नियुक्ति बहुत ना के बराबर ही होती थी। कर्जन की नीतियों में भारतीयों की भागीदारी कम थी। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और शैक्षिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की सीमित संभावना थी, जिससे असंतोष बढ़ा। तो ये थी कर्जन की शिक्षा नीति की आलोचना। इसके साथ ही हमने कर्जन के योगदान को फिनिश किया। अब हम देखेंगे ऑकलैंड का क्या योगदान था शिक्षा के लिए। बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड की, जो ब्रिटिश भारत में 1836 से लेकर 1842 तक वाइसरॉय रहे हैं और इनका मेन फोकस था शिक्षा में सुधार लाना और साथ ही सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उनके कार्यकाल के दौरान उनकी प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने की थी। उन्होंने विशेष रूप से सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया।
अब हम देखते हैं इनका क्या योगदान था शिक्षा में। सबसे पहले शिक्षा का प्रसार करने की इन्होंने बात की है। ऑकलैंड का मानना था कि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई योजनाएं बनाई। इसके बाद है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। लॉर्ड ऑकलैंड का फोकस तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर था। क्यों? क्योंकि वो भारतीय युवाओं को उद्योगी और तकनीकी शिक्षा में दक्षता देना चाहते थे, जिससे वो उनके औद्योगिक कार्यों में उनकी मदद कर पाएँ। लॉर्ड ऑकलैंड ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया। उनके प्रयासों से तकनीकी शिक्षा के विकास में कुछ कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योगों और तकनीकी क्षेत्रों में दक्षता प्रदान करना था, ताकि वे औद्योगिक कार्यों में अपनी भूमिका निभा सके। इसके बाद है देसी भाषाओं में शिक्षा। तो लॉर्ड ऑकलैंड का मानना था कि भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे अधिक लोगों तक शिक्षा पहुंच पाए। इसके बाद है शिक्षा की धनराशि का प्रावधान। ऑकलैंड ने राज्य द्वारा संचालित स्कूलों को आर्थिक सहायता दी थी। ऑकलैंड ने शिक्षा के लिए धनराशि का प्रावधान किया। उन्होंने राज्य द्वारा संचालित स्कूलों को आर्थिक सहायता दी, जिससे गरीब बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके बाद है बुनियादी ढांचे का विकास। तो बुनियादी ढांचे का भी विकास किया गया। शिक्षा के लिए विकास के लिए ऑकलैंड ने शैक्षिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया। तो ये थी लॉर्ड ऑकलैंड के योगदान। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इससे क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं। 2023 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं बना। 2022 में इससे 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। सबसे पहले आया शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। तो किसने आयोजन करवाया था इसका? हमने अभी पढ़ा है, लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है। इसके बाद है कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। तो यहाँ पर हमें कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमें लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन करना है। हम सबसे पहले बताएंगे कि कर्जन ने क्या क्या प्रयास किए, फिर इसके बाद बताएंगे कि उनकी क्या क्या आलोचनाएं हुई। इसके बाद अब 2020 में 2 क्वेश्चन आए हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए। तो ये हमने पढ़ा है, ये आप सब भी बता सकते हो। 1 नंबर का आया था, जैसे कि आप इसमें बता सकते हो कि शिक्षक के प्रशिक्षण की बात की गई है, शिक्षक की गुणवत्ता को सुधारने की बात की गई है। तो आप ये सब इसमें लिख सकते हैं। और क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का, भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान लिखिए। तो हमें यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का योगदान बताना है। तो आप बता सकते हो कि प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या योगदान किया, उच्च शिक्षा के लिए क्या क्या योगदान किया। तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोठारी आयोग के बारे में बात करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।